है ना, ये बताया था, यही बताया था ना। यस सर, यस सर। लेकिन इसमें कंडीशन ये थी कि लिक्विड सेम है। देखो लिक्विड एक ही है, यस सर, इसमें लिक्विड लिक्विड इज ओनली वन, सेम लिक्विड होनी चाहिए। लेकिन देखो ए और बी पे सेम लिक्विड है क्या, नहीं है ना। नहीं सर। तो ये वाला लिक्विड करेक्ट होगा, पी ए पी बी के इक्वल नहीं होगा। पी ए पी बी के इक्वल कब होगी, जब जब लिक्विड में, लिक्विड सेम होगा। हाँ सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अच्छा फिर से बताओ कि पी एफ और पीई, प्रेशर एट एफ प्रेशर एट ई, इक्वल है या अनइक्वल है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। सर अभी भी अनइक्वल है सर, क्योंकि उसमें लिक्विड की वो। हाँ सेम लेवल हो ना तो देखेंगे लिक्विड सेम है कि अलग है। अगर लिक्विड अलग है तो प्रेशर भी अलग होगा, प्रेशर भी डिफरेंट होगी। और फिर आप बताओ डी और सी पे, प्रेशर एट डी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, या प्रेशर एट डी इक्वल्स टू प्रेशर नॉट इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, कौन सा करेक्ट है। सर इसमें भी बी वाला करेक्ट है सर। गलत है। अब आप देखो सी पॉइंट पे येलो कलर की लिक्विड है क्या, और डी यस सर, पॉइंट पे भी येलो कलर की लिक्विड है। देखो डी यस सर। पॉइंट पे भी येलो कलर की लिक्विड है और सी पॉइंट पे भी येलो कलर की लिक्विड है। अगर ऐसा आ गया तो प्रेशर सेम हो जाएगी, प्रेशर सेम है। क्या है प्रेशर, सेम है, सेम। सेम हो गई प्रेशर। तो इस बात का यस ध्यान सर। रखेंगे, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। हाँ दूसरी है, एक और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एक ऐसा है लिक्विड कंटेनर, ऐसा एक कोई कंटेनर है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा इतना ही पार्ट दे रहा हूँ। इस तरह का एक कोई कंटेनर है, इस तरीके का एक कंटेनर है। और ऊपर में एयर है, ऊपर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे देखो हमने क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे गैस को एक लिक्विड है जिसकी लेंथ है L1, जिसकी लेंथ है L1, जिसकी डेंसिटी है ρ1, ऐसा गिवन है। फिर एक नीचे भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ2 और लेंथ है L2। और फिर राइट साइड में एक लिक्विड है जिसकी लेंथ है, यहाँ पे L2 है, ये L3 लेंथ की है और डेंसिटी है ρ3। तो आपको बताने हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है क्या, मैं इस पॉइंट को अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा ऑरेंज कलर की, इस पॉइंट पे प्रेशर बतानी है। प्रेशर एट ऑरेंज कलर पॉइंट, ऑरेंज कलर पॉइंट, ऑरेंज कलर के जो पॉइंट शो करी गई है उसकी प्रेशर बताओ। सर इसका प्रेशर, सर इसका तो केवल अलग प्रेशर होगा क्योंकि लिक्विड अलग है ना सर। प्रेशर निकालो ना, जैसे मुझे अगर यहाँ का प्रेशर निकालना होता है तो क्या होता है प्रेशर बता, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, तो ऊपर में सर एयर एक प्रेशर डाल रहा है क्या, यस सर। एयर के प्रेशर को एफ। हम लोग पी नॉट लिखते हैं जिसकी वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। तो यहाँ का प्रेशर हो गया पी नॉट। देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, यस सर।
तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगी बता। तो एक तो प्रेशर गैस का है, एयर का है, दूसरा P नॉट प्रेशर है रो जी एच, रो वन जी एच वन की वैल्यू है L1। आए समझ में, ये प्रेशर हो गया। यस यहाँ सर पे अगर यहाँ पे पूछता प्रेशर क्या है, तो एक तो एयर लगाएगा, एक ऊपर वाला लिक्विड लगाएगा रो वन जी L1, और एक ये भी लिक्विड तो है जो प्रेशर डालेगा, तो रो टू जी L2 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। जो यहाँ का प्रेशर होगा वही यहाँ का भी प्रेशर होगा, नहीं। यस सर अब हम जैसे ही ऊपर जाएंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे ना, तो देखो लिक्विड में नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है और ऊपर जाने पे घटता है। लिक्विड अगर हो ना गिवन, तो ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगी, कम होगी। तो हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है इस ऑरेंज कलर के पॉइंट पे। तो कितना ऊपर जाएंगे, यहाँ का प्रेशर मुझे मालूम था, कितना था यहाँ का प्रेशर, यही जो लिखा है P नॉट यस सर प्लस रो वन जी रो L1 वन G1 प्लस रो L1 टू प्लस जी L2, ये प्रेशर है। L2 अब ऊपर जाएंगे तो माइनस घटेगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस रो वन जी L1 रो टू जी L2, कितना घटेगा, तो इसका जो भी अपना रो जी एच होगा, रो थ्री जी L3, ये घट गया। ये जो भी आया दैट इज द प्रेशर, दैट इज द प्रेशर। प्रेशर। तो इस तरह से प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। यस सर चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बुआयंसी से ही रिलेटेड है। मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है ना, बिग कंटेनर, बहुत बड़ा एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरी हुई है, और इसमें ना एक क्यूबिकल ब्लॉक इस तरह से रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ना, यहाँ तक लिक्विड भरी हुई है, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है। इसकी लिक्विड की डेंसिटी आपको पता है सिग्मा है, बॉडी की डेंसिटी रो है, रो इसकी टोटल क्यूब है, तो क्यूब का साइड लेंथ ए होता है, नहीं, क्यूब की साइड लेंथ यस क्या सर होती है, ए होती है। तो क्यूब का साइड लेंथ भी गिवन है। अभी देखो क्या है ना, अभी देखो ये पूरा नहीं डूबा है, इस तरह के केस को क्या बोलते हैं, पार्शियल पार्शियल फ्लोटेशन। फ्लोटेशन। हाँ, तो इनिशियली बॉडी इज इन पार्शियल फ्लोटेशन, पार्शियल फ्लोटेशन, पार्शियल फ्लोटेशन में, लेकिन अब एक चेंज करा गया है। नाउ a mass m naught is placed on the top surface of the cube so that it completely submerged into the liquid. Then find m naught, m naught की वैल्यू निकालनी है आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन में कह रहा कि पहले कंटेनर में ऐसा था, ये लिक्विड थी और ऐसे फ्लोट कर रहा था। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर में एक वेट को रख दिया, तो वेट को रखने से ये पूरा अंदर चला गया, ऐसे वेट को रख दिया, एक मास को रख दिया, तो पूरी क्या हो गई, बॉडी अंदर चली गई। जाएगा कि नहीं अंदर, अगर यहाँ पे यस वेट को सर ला करके रखोगे, वेट ऑफ एम नॉट को ला करके रखोगे, तो ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा वेट की वजह से। यस सर तो इस एम नॉट की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम नॉट, क्या होगी वैल्यू।
एम नॉट बराबर सर इसकी सिग्मा बाई रो। क्या होगी एम नॉट की वैल्यू? न्यूटन्स लॉ लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, न्यूटन्स लॉ लगा दो ना। कि देखो ओवरऑल इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसकी एफबीडी बना दो, कौन कौन सी फोर्स लग रही है उसको दिखा दो। तो देखो ये जो बॉडी है क्यूब पे देखो, एक तो ऊपर से एक फोर्स लगा रहा होगा स्मॉल एम नॉट जी, लगा रहा होगा कि नहीं? यस सर। और इसका अपना वेट भी नीचे होगा। ऊपर कौन सा फोर्स होगा? ऊपर एक ही फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स। बॉयंसी। यस सर। सिंपल है, बॉयंट फोर्स दोनों वेट को बैलेंस कर रहा है। बॉयंट फोर्स क्या कर रहा है? दोनों वेट को बैलेंस। और याद है हमने एक ट्रिक बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर में डूबी हो तो बॉयंट फोर्स क्या होती है? जब कंप्लीट बॉडी लिक्विड के अंदर हो, तो सर सिग्मा बराबर रो होता है। लिक्विड के अंदर हो तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? तो बताया था कि वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा बाय रो से, ये होती है बॉयंट फोर्स। याद है क्या? कल मैंने ये बताया था, कल और परसों। जब पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर हो तो बॉयंट फोर्स इतनी होती है, तो बॉयंट फोर्स के जगह पे ये लिख दो। बॉयंट फोर्स हमारे पास रिलेशन यही तो आया है कि टोटल mg प्लस एम नॉट जी को बैलेंस कर रहा है ये बॉयंट। अब बॉयंट फोर्स होती कितनी है? mg को सिग्मा बाय रो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो क्या होगी, mg को आप इधर ले लो तो mg कॉमन आ जाएगा, सिग्मा बाय रो -1, एम नॉट जी से जी कैंसल आउट हो गई। तो एम नॉट की वैल्यू क्या आ गई बताओ? एम नॉट की वैल्यू आ गई m सिग्मा बाय रो -1। लेकिन m तो दिया नहीं था, लेकिन डेंसिटी तो दिया था। तो m को क्या लिखेंगे? मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यू होती है। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यू होती है। तो मास निकल आई ना, मास क्या हो गई? ए क्यू इंटू रो सिग्मा बाय रो -1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी? तो मास की वैल्यू आ जाएगी ए क्यू, रो से रो कट जाएगा, सिग्मा माइनस रो हो जाएगा, सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। यही हो गई ना? यस सर। तो इस तरह से कितनी मास डिस्प्लेस हुई है आप निकाल सकते हैं। कितनी मास को डिस्प्लेस करी गई है, कितने मास को हमने प्लेस किया है, इसको आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया ये बात समझ में? यस सर। तो देखो ये कॉन्सेप्ट, तो एक चीज, एक पॉइंट है, इस पे आप फोकस रखेंगे, ये वाली कॉन्सेप्ट पे प्रेशर निकालने आनी चाहिए। सेकेंड, अगर नीचे से ऊपर भी जाना हो तो प्रेशर निकल सकता है। और इस तरह के कंडीशन में कि हमने यहाँ पे रख दिया है ब्लॉक्स को, तो फिर प्रेशर क्या होगी ये आप निकाल सकते हैं। चलो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सेकेंड प्रॉपर्टी, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है मैकेनिक, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है आपको पता है कि जब भी लिक्विड ड्रॉप्स को आप जनरली देखते होंगे ना स्फेरिकल शेप में, अगर किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो तो लिक्विड की सरफेस होती है स्फेरिकल। या किसी कंटेनर में अगर लिक्विड को रखो ना तो उसकी सरफेस हो जाती है प्लेन। और
अगर ये वाली जो जिस ट्यूब में हम रख रहे हैं, अगर उसको आप गौर से देखेंगे ना, तो साइड में कंटेनर का जहाँ पे साइड होगा ना, वहाँ पे लिक्विड कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। ऐसा टेढ़ा दिखाई देगा। अब मरकरी थर्मामीटर को अगर आपने देखा होगा ना, तो मरकरी थर्मामीटर को गौर से देखेंगे तो थर्मामीटर में मरकरी थोड़ा इस तरीके का रहता है, ऐसे रहता है। यहाँ से मरकरी यहाँ पे होती है और ये वाली ना सरफेस कुछ इंक्लाइंड होता है। और अगर पानी के ग्लास में देखेंगे ना, तो पानी कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ दिखेगा साइड में। तो ये सारी रीजन्स है, ये सारे फेनोमेनन है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करे। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने पे सरफेस एनर्जी कम से कम होती है। आपको पता है ना कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। केमिस्ट्री में बार बार ये सुने होंगे, एनर्जी स्टेबिलिटी की इनवर्स रिलेशन में होती है। तो कोई भी लिक्विड ना अपने सरफेस की स्टेबिलिटी को ज़्यादा करना चाहता है, और ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी को क्या करनी होगी? कम करनी होगी। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके सरफेस पे होगी। तो किसी भी लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखी जाए। सरफेस एरिया को क्या रखी जाए? कम से कम। लिक्विड की ये जो प्रॉपर्टी है खुद के एरिया को कम से कम रखने की, ये प्रॉपर्टी ही कहलाती है सरफेस टेंशन। ऐसा क्यों होता है? अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक मीन्स उसके एटम्स तो नहीं, जनरली उसके मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखेंगे कंटेनर में, तो कंटेनर में देखो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हमने ले रखा है। तो किसी एक पॉइंट की अगर आप बात करेंगे ना, किसी एक पॉइंट की अगर बात करेंगे, तो इस साइड वाला लिक्विड भी इसको पुल कर रहा होगा, इस साइड वाला भी लिक्विड, चारों तरफ से ना लिक्विड किसी एक लिक्विड के पॉइंट को पुल करती है। ये कौन सी फोर्स होती है जो पुल कर रही है? इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, आपको पता है कोहेसिव फोर्स क्या होती है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ना? सेम टाइप के, जैसे एक आयरन का रॉड ले लो, एक आयरन की अगर रॉड ले लो, तो आयरन की रॉड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से क्यों चिपका रहता है? तो रीजन इज कोहेसिव फोर्स। आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं खुद के पार्टिकल्स से एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करता है, दैट फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। तो किसी भी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। तो कोई भी एक अगर पार्टिकल ले लो लिक्विड की, तो लिक्विड पे भी कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेगा। उसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो उस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। और सारे पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है अट्रैक्शन की एक लिमिट होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ वाला पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना? तो यहाँ वाला पार्टिकल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक इमेजिनरी स्फीयर आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर का सारा पार्टिकल उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है ना? और देखो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो सिमेट्रिक है, चारों तरफ सेम टाइप का अट्रैक्शन है। तो अगर किसी बॉडी पे ऊपर जितना फोर्स लगा उतना ही नीचे लगाओ,
राइट साइड में जितना फोर्स लगा उतना ही लेफ्ट साइड में फोर्स लगाओ, तो बॉडी तो रेस्ट में ही रहेगा, बॉडी पे कोई इनबैलेंस नहीं आएगी। इम्बैलेंस आएगी क्या? नहीं आएगी। तो जो सरफेस के अंदर काफी अंदर होता है वो उस मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस अट्रैक्शन की, लेकिन जो सरफेस पे होते हैं, जो जस्ट बाउंड्री पे होता होगा, मान लो इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो एकदम सरफेस पे, तो क्या होगा, इधर वाला पार्टिकल पुल कर रहा होगा, हर पार्टिकल इस तरह से पुल कर रहा होगा इस पार्टिकल को। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टिकल पे एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, इस साइड वाला फोर्स तो राइट साइड से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर एक फोर्स इधर कंसिडर करो तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक फोर्स कंसिडर करो तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं कि जो सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स होती है उसके पास दो डायरेक्शन में, अगर एक प्लेन से देख रहे हैं, प्लेनर व्यू अगर देख रहे हैं, तो इस तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेफ्ट वाली फोर्स राइट साइड से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि एक रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड फील करता है। सरफेस की मॉलिक्यूल हमेशा रिजल्टेंट, डाउनवर्ड का मतलब इनटू द लिक्विड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर लिक्विड के अंदर हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। अभी हमने क्या बताया, all molecules of liquids that lies on surface feels a resultant force that is perpendicular to the geometry of surface and into the liquid ऐसा फील करता है। और ये फोर्स ही ना लिक्विड को क्या करता है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इस कारण से इस फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन बायो में पढ़े होंगे, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, किस फोर्स के कारण? जैसे मान लो हमने देखा भी था बॉयंसी में, हाइड्रोडायनामिक्स में देखा था कि अगर एक कंटेनर को एक्सेलरेट कर दो तो लिक्विड की सरफेस ऐसी हो जाती है, नहीं देखा था ऐसा? लिक्विड की सरफेस ना Yes, थोड़ी sir. इंक्लाइंड हो जाती है। अब आपसे अगर पूछे कि मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स को हमने रखा है नाम P, तो P मॉलिक्यूल्स पे रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? P मॉलिक्यूल्स पे ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन है डाउनवर्ड फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट साइड है, ये सेकेंड है, और एक थर्ड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट करता है? Third, sir. Third, sir. विच वन रिप्रेजेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स। कौन सा है? थर्ड है ऑब्वियसली। थर्ड क्यों है?
क्योंकि हमने अभी बताया सरफेस कैसी भी हो लिक्विड की उसका परपेंडिकुलर होनी चाहिए और लिक्विड के अंदर होनी चाहिए, लिक्विड के अंदर होनी चाहिए। अंदर। हाँ, इसी तरह से ना एक कंटेनर मान लो ले लिया आपने ऐसा, और एक शाफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट पे रख के इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो क्या होगी आप देखेंगे ना लिक्विड का शेप कुछ ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर रोटेट कर दोगे तो लिक्विड ना साइड में ज्यादा चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स किधर काम करेगी, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर काम करेगी 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे, कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स का? जो सर 2 पे। रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स काम कर रही है लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल पे वो कौन सी होगी? 1 2 3 4 सर 2 सर। 2 होगी। हमेशा क्या करनी है, जब भी रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स की बात करी जाएगी तो हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, उसका परपेंडिकुलर जो लिक्विड के अंदर जाएगी, उसकी परपेंडिकुलर जो लिक्विड के अंदर जाएगी वो होगी रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। तो ये सेकंड करेक्ट है। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि केवल सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, रिजल्टेंट फोर्स यहीं पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी बाउंड्री होगा, देखो ऊपर में एयर था और नीचे लिक्विड है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री बना है। किसकी बाउंड्री है ये बाउंड्री है एयर लिक्विड की, एयर लिक्विड की ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स देखो इधर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर बात करो, मान लो कंटेनर कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा कंटेनर है, ये किसी मान लो आयरन का बना है कंटेनर, तो लिक्विड यहाँ पे भी तो टच में है ना आयरन के साथ, आयरन के साथ यहाँ पे भी तो टच में है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स पे भी रिजल्टेंट फोर्स इनटू द लिक्विड आएगी, क्योंकि इधर तो लिक्विड है ही नहीं। तो कहीं पे भी दो अलग अलग मटेरियल की, एक लिक्विड होगा और एक कोई सॉलिड लिक्विड होगी, तो बाउंड्री पे हमेशा डेवलप होता है, बाउंड्री पे हमेशा जनरेट होगी। तो अगर मैं किसी कंटेनर की बात करूं तो कितनी बाउंड्री बनेगी आप बताओ। मान लो ये कंटेनर है और हमने इसमें रखा है लिक्विड को, तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स नॉन जीरो कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ बी, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ सी, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ डी और यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ ई। ये सारे पॉइंट्स लिए हैं, आप बताओ एट विच ऑफ द गिवन पॉइंट्स रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट करेंगे? कौन सा ऐसा पॉइंट है? क्या ए पे एग्जिस्ट करेगा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स? ऑब्वियस है। देखो ये एक बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है? मान लो कंटेनर किसी सॉलिड से ही बनेगा, तो यहाँ पे है सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री, तो बाउंड्री पे हमेशा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बाउंड्री के परपेंडिकुलर इनटू द लिक्विड। बी पे होगी कि नहीं? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इधर सॉलिड है और इधर लिक्विड है।
ये भी बाउंड्री हो गई सॉलिड लिक्विड की। तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स किधर काम करेगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस इनटू द लिक्विड। सी पे होगी क्या, सी भी बाउंड्री है, देखो इधर से सॉलिड है और इधर लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड की बाउंड्री इधर आएगी परपेंडिकुलर इनटू द सरफेस। यहाँ पे देखो एयर लिक्विड की बाउंड्री है, हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर इनटू द लिक्विड। तो जहां कहीं भी बाउंड्री बनेगी वहां पे रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसी रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होती है, हमेशा सरफेस टेंसाइल मोड में होती है। अब जैसे मान लो एक वाटर की कोई ड्रॉप है, वाटर की ड्रॉप, सिंगल वाटर ड्रॉप मैं ले रहा हूँ, सिंगल वाटर ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ। तो जरा बता, सिंगल वाटर ड्रॉप है और ये देखो एयर है, एयर में फॉल कर रहा है, ये एयर में फॉल कर रहा है, एयर में फॉल कर रहा है। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ए बी सी एंड डी, है ना, 4 पॉइंट्स हमने लिया, ए बी सी एंड डी। अब जल्दी से बता दो कि रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ए पे किधर लग रही है, ए पे क्या इधर, ए पे किधर लगेगी बता, इधर लगेगी या ऊपर लगेगी या इधर लगेगी या इधर लगेगी, किधर लगेगी रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स किस साइड लगेगी। तो क्योंकि ये वाटर ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉप में पानी की एक बूंद है तो लिक्विड तो अंदर ही होगा ना। तो हमने क्या बताया कि फोर्स हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ लिक्विड के अंदर जाता है, तो इधर आएगी। फिर बी पे बता किधर होगा रिजल्टेंट, तो सरफेस ये है, सरफेस का परपेंडिकुलर जो लिक्विड के अंदर जा रही हो, यहाँ पे सरफेस का परपेंडिकुलर लिक्विड के अंदर, यहाँ पे भी सरफेस का परपेंडिकुलर लिक्विड के अंदर। तो अगर एक सिंगल ड्रॉप की बात करी जाए ना, तो जितने भी पॉइंट सरफेस पे होते हैं सारे पॉइंट्स ना एक टेंसाइल फोर्स फील करता है, और जिसका लाइन ऑफ एक्शन आपको पता है, स्फेयर का, स्फेयर के सरफेस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर पे ही जाएगा। तो जितने भी सरफेस के पॉइंट होते हैं सिंगल ड्रॉप में वो टेंसाइल फोर्स फील करते हैं, जिसके कारण इसकी शेप क्या हो जाती है, शेप बिकम्स स्फेरिकल, शेप बिकम्स स्फेरिकल, इसकी शेप क्या हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है, इसकी शेप क्या हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बताना, मान लो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक हमने वायर फ्रेम लिया है, ध्यान से समझना, एक हमने ना एक वायर फ्रेम लिया है, वायर फ्रेम, वायर का बना हुआ एक फ्रेम है, वायर फ्रेम को हमने लिया है। अब हमने क्या किया है, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने कोई सोप का एक फिल्म बनाया है, आपको पता है ये चीजें आप करते होंगे, सोप की फिल्म हमने बना ली है ना, सोप की फिल्म हमने बना ली है। और क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ना एक धागा डाल दिया, ये कोई भी पतली सी स्ट्रिंग डाल दी है, धागा हमने डाल दिया है। अब हमने क्या क्या करा है, यहाँ पे ना सुई निडिल को ले जा करके इसमें एक होल बनाएंगे। इंस्टेंटली आप निडिल से क्या करो, एक होल बना दो, मेक अ होल विद अ निडिल, तो क्या होगी, कुछ चीजें आपको दिखेगी। अच्छा, जब आप होल बना देंगे, यहाँ पे मान लो एक होल बना दिया, तो क्या होगी जरा बताओ,
होगी ये कि जब आप यहाँ पे होल बना देंगे, जब आप यहाँ पे होल बना देंगे, धागा यहाँ पे और यहाँ पे आपने होल बनाया, तो इस होल के चारों तरफ एक कोहेसिव फोर्स इस होल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और ये इंक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, और लास्ट में जो भी हमने शेप बनाया है यहाँ तक आ जाएगा ये होल। और इसके बाद लिक्विड तो इसके आउटर साइड में है, और यहाँ पे जब आउटर साइड में लिक्विड होगी तो आउटर साइड वाला लिक्विड भी रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा लिक्विड के अंदर। हमेशा कोहेसिव फोर्स लिक्विड के अंदर काम करती है, तो इस तरह से फोर्स अप्लाई होने लगेगा इस धागे पे। और आप बताओ, जब धागे पे इस तरह का यूनिफॉर्म फोर्सेस लगेगा चारों तरफ से, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? लास्टली इसकी शेप कैसी हो जाएगी बताओ? सर स्फेरिकल। हाँ, स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल सर्कुलर, सर। सर्कल हो जाएगी। इसकी शेप सर्कुलर। कैसी हो जाएगी? सर्कल। क्यों? क्योंकि जब सर्कल होगी तभी अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड से बैलेंस होगा, सर्कुलर। लेफ्टवर्ड वाला राइटवर्ड से बैलेंस होगा, है ना। इस तरह से बैलेंसिंग तभी आएगी जब होगी सर्कुलर। तो जब भी ना 2D बॉडी की बात करेंगे, 2D बॉडी की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी की, एक प्लेनर बॉडी की, प्लेनर बॉडी की जब भी बात होगी तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स शेप कैसी हो जाएगी? शेप हो जाएगी सर्कुलर। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करेंगे तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स इसकी शेप कैसी हो जाएगी? शेप हो जाएगी स्फेरिकल। शेप कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल हो जाएगी। अच्छा, स्कूल लेवल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि एक ना सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे आप जेंटली निडल को प्लेस करो तो वो डूबती नहीं है, जबकि निडल तो काफी हैवी होती है। इस तरह से निडल इस तरीके का शेप दिखता है। निडल को आप ना जेंटली अगर प्लेस करेंगे सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस से तो आप ऐसी शेप देखेंगे, ऐसा शेप देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? लिक्विड के सरफेस पे रखने के कारण क्या हो गया ना, ये थोड़ा सा प्रेस किया है लिक्विड के सरफेस को। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि लिक्विड सरफेस जहां कहीं भी बाउंड्री होगी, बाउंड्री एक्ट लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। अगर आप सामने से देखोगे ना, अगर इसी रॉड को सामने से देखो तो आपको ऐसा दिखेगा, रॉड को सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। लिक्विड का सरफेस इधर से भी ऐसे है और इधर से भी ऐसे, ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको। तो अगर कोहेसिव कौन सी फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है? आपको पता है निडल का वेट होगा mg। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे शेप कुछ ऐसी हो जाती है। तो यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वेट बॉडी को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको ऊपर की ओर पुल करेगा। इसको कहाँ पुल करेगा? ऊपर की ओर पुल करेगा। और इस तरह से ये वाली जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स जिसको हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स, ये सरफेस टेंशन फोर्स क्या करती है? वेट को बैलेंस कर लेती है।
सरफेस टेंशन फोर्स क्या करती है, वेट को बैलेंस करती है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ऑन बाउंड्री, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस पे ही एक्ट होगा, बाउंड्री पे ही एक्ट होगी। और आपको पता है इलास्टिक मेम्ब्रेन टेंसाइल नेचर की होती है, टेंशन एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री किसकी हो सकती है, आपको मैं पहले ही बताया हूँ। बाउंड्री लिक्विड लिक्विड की हो सकती है, सॉलिड लिक्विड की हो सकती है, गैस लिक्विड की हो सकती है, तीनों हो सकती है। ठीक है, तो ये अच्छा सर्फ जो मैं जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोहेसिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोहेसिव फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये जरा आप बताएंगे। कोहेसिव फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करेगा। आपको पता है अगर मैं रॉड इतना लेंथ का लिया हूं, तो इस साइड का मॉलिक्यूल जितना भी होगा लिक्विड का, क्योंकि रॉड नीचे जाना चाहेगा, तो ये वाली ना जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसको ऊपर की ओर एक सपोर्ट देगा, ऊपर की ओर बैलेंस करने के लिए एक सपोर्ट देगा, चारों तरफ से इस तरह से सपोर्ट देगा। अगर मैं एक बड़ा सा रॉड ले लूं, एक बिगर रॉड ले लूं, तो क्या चेंज हो जाएगा, आप बताओ क्या चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे जो सपोर्ट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे जो सपोर्ट करेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा मिलेगा सपोर्ट करने के लिए। तो जो कोहेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कितने लेंथ से एसोसिएटेड है, कितने लेंथ से एसोसिएटेड है, इन चीज पे डिपेंड करता है। कोहेसिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, या सरफेस टेंशन फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो लेंथ इन कांटेक्ट, केवल इस पे डिपेंड करता है। और आपको पता है लेंथ पे अगर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करी जाएगी। कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टी या एस, टी या एस से रिप्रेजेंट करी जाती है, ये कांस्टेंट है। टी या एस क्या है, अ कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड। किसी लिक्विड के लिए क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। किसी लिक्विड के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे वाटर के अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो 0.73 और 75 के बीच में वेरी करता है, 0.75 होती है। ये जो S और T है दैट इज नॉन एज सरफेस टेंशन कांस्टेंट, सरफेस टेंशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी बता सकते हो क्या। F को हमने लिखा है S या T जो भी लिखना चाहो इंटू L, तो T की यूनिट क्या हो जाएगी, T की यूनिट बता देंगे तो T हो जाएगा फोर्स बाय लेंथ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगी, तो न्यूटन पता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt-2, लेंथ का L, तो L से L कैंसिल आउट हो गई। तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट को है ना, क्वेश्चन में जनरली सरफेस टेंशन ही लिख दी जाती है। सरफेस टेंशन कांस्टेंट को जनरली सरफेस टेंशन ही लिख दी जाती है। तो उसकी यूनिट क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। ये SI यूनिट है,
CGS यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर, ये हो गई CGS यूनिट। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गई, डायमेंशनल फार्मूला हो गई MT-2। किसी और एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता हो। कोई एक ऐसी और भी फिजिकल क्वांटिटी बताओ, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला एज द सरफेस टेंशन। कौन सी है बताओ। स्प्रिंग फोर्स पढ़े हो क्या, स्प्रिंग फोर्स में आपने ऐसा पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स होती है K इंटू एक्स। तो K को क्या लिखते हैं, K को लिखते हैं F/x। तो इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की भी यूनिट आई थी ना न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी MT-2। तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला MT-2। ये T क्या है, T इज द सरफेस टेंशन, और K क्या है, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। दोनों की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। दोनों की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अब आगे हम क्या करेंगे, अलग अलग लिक्विड सरफेसेस के लिए सरफेस टेंशन फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी लिक्विड कंटेनर में ऐसा कोई रखा हुआ है, एक क्यूब को हमने प्लेस कर दिया है, क्यूब को इस तरह से हमने प्लेस कर दिया है, यहाँ तक लिक्विड भरी हुई है। क्यूब की साइड लेंथ है A, क्यूब साइड लेंथ कितनी है, क्यूब साइड लेंथ है A। और इस लिक्विड एयर, देखो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड एयर की सरफेस टेंशन गिवन है। लिक्विड एयर की सरफेस टेंशन को हमने S बोला है। लिक्विड एयर की सरफेस टेंशन को क्या बोला है, S। तो फाइंड करेंगे आप, फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी। कितनी सरफेस टेंशन फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, ये बतानी है। कैसे निकालेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लो आप। अगर आप इसको ना ऊपर से आप देखो, अगर आप टॉप से ना इसको देखो तो आपको ऐसा दिखेगा कि ट्यूब का 4 साइड है, चारों साइड में लिक्विड भरी हुई है, चारों साइड में लिक्विड भरी हुई है, लिक्विड भरी हुई है। तो जो लेंथ की मैं बात करूंगा, L क्या होती है, बाउंड्री लेंथ। L क्या होती है, बाउंड्री लेंथ। तो क्यूब का साइड लेंथ है A, तो बताओ टोटल बाउंड्री लेंथ कितनी होगी, टोटल बाउंड्री लेंथ कितनी होगी। तो ये वाली बाउंड्री लेंथ है A, ये वाली बाउंड्री लेंथ है A, इस साइड की बाउंड्री लेंथ है, इस साइड की बाउंड्री लेंथ है A। तो टोटल बाउंड्री लेंथ कितनी हो गई, 4A। और सरफेस टेंशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, S है। तो बता सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगी, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगी S इंटू बाउंड्री लेंथ, सरफेस टेंशन इंटू बाउंड्री लेंथ, ये होती है फॉर्मूला। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होती है, S इंटू L। L क्या होती है, टोटल बाउंड्री लेंथ। तो टोटल बाउंड्री लेंथ 4A आया है, तो ये फोर्स हो गई, ये हो गई टोटल फोर्स। आ गया समझ में। टोटल बाउंड्री लेंथ निकाल करके क्या करनी है, S से मल्टीप्लाई करनी है। S हमेशा गिवन रहेगी, S ऑलवेज गिवन। तो आपको क्या करनी है,
हर क्वेश्चन में बाउंड्री लेंथ आपको निकालनी है। बाउंड्री लेंथ अगर निकाल देंगे तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। अब मान लो एक रॉड इस तरह से डिप किया हुआ है, एक रॉड है, ये रॉड है, एक रॉड है इस तरह से, जिसकी ये वाली थिकनेस नेग्लेजेबल है। ये वाली थिकनेस मान लो है 10 मीटर, ये वाली लेंथ कितनी है 10 मीटर है, और ये वाली लेंथ काफी कम है 2 सेंटीमीटर है, और किसी लिक्विड के सरफेस पे ये रखा है, इस तरह से लिक्विड के सरफेस पे ये रखा हुआ है, इस तरह से लिक्विड के सरफेस पे रखा है, लिक्विड के सरफेस पे रखा है। और लिक्विड की सरफेस टेंशन की कांस्टेंट हमेशा दी जाती है, जो कि एस गिवन है। तो अब आप बताओ कितनी सरफेस टेंशन फोर्स, एस की वैल्यू भी मैं दे रहा हूँ, एस की वैल्यू मान लो 1 न्यूटन पर मीटर है। देन फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, बॉडी पे कितनी सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट हो रही है। तो फिर से वही बात, आपको बाउंड्री देखनी होगी, इस साइड वाली बाउंड्री भी लिक्विड के टच में है, इस साइड वाली बाउंड्री भी लिक्विड के टच में है, इस साइड वाली बाउंड्री भी लिक्विड के टच में है, इस साइड वाली भी। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल जो कि मैं बात करता हूँ बाउंड्री लेंथ, वो हो गई 10 मीटर प्लस ये वाली लेंथ देखो 2 सेंटीमीटर है, प्लस ये वाली लेंथ हो गई 10 मीटर, फिर ये वाली लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर। तो टोटल बाउंड्री लेंथ कितनी हो गई 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितनी हो गई। अच्छा, मीटर के सामने सेंटीमीटर नेग्लेक्ट हो सकता है, इसको 0 कर देंगे, तो लेंथ क्या हो गई 20 मीटर हो गई। तो फोर्स कितनी आ गई, फोर्स होती है एस इंटू एल, एस की वैल्यू 1 दी गई थी, एल आपने 20 निकाला, तो फोर्स कितनी आ गई 20 न्यूटन आ गई, है ना। तो सरफेस टेंशन काफी एक इजी चैप्टर है। आपको हमेशा क्या करना है, बाउंड्री का लेंथ देखना है, बाउंड्री का लेंथ अगर आप निकाल पाएंगे तो हमेशा आप कैलकुलेट कर पाएंगे सरफेस टेंशन फोर्स को। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे हम।